हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग कल जो है मैंने एसएसटी पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ की जो क्लास 1 है वो कल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको 20 अगस्त 2023 यानी कि अभी रिसेंटली आपको जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जो भी एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को वॉच करते हैं तो आप एसएसटी पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी को अच्छा बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेवलप हो जाएगी और आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सिर्फ एसएसटी में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट में भी आप जो है पेडागोजी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, एकदम सही एक्यूरेट आंसर के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 2 फरवरी 2023। इस दिन आपके जो भी एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाता है, फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। बाकी मैं आपको 20 मिनट से अंदर ही बाकी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट जनवरी 2024 एसएसटी पेडागोजी पेपर 2 के नाम से, ठीक है। तो जो भी क्लासेस हो जाएंगी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगी स्टार्ट करने से पहले कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, जो मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक है। और जिससे मैं आपके लिए जो है अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपकी जो है हेल्प हो सके कुछ सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है। यानी कि इनमें से कौन सा सबसे 3 आपको दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट है, सही है, ठीक है। तो सही ढूंढना है आपको। पहला क्या कह रहा है, अधिगम की प्रक्रिया यानी जो लर्निंग होती है उसकी प्रोसेस जो है बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की भावना को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, अवधारणाओं यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको विविधतापूर्ण समुदायों के बीच सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। यानी कि उनको एक्सपीरियंस देने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, उनको ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए। लाइक अगर आप जो है उनको ट्री से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो उनको जो है वहाँ पर लेके जाना चाहिए। कहाँ पर, ग्राउंड वगैरह में, जो आपके स्कूल में ग्राउंड वगैरह होते हैं, उनको ट्री वगैरह दिखाने चाहिए, उनसे खुद पेड़ लगवाना चाहिए ना। तो ये खुद के उनके एक्सपीरियंस करवाने चाहिए। तो ये भी सही है आपका। तीसरा क्या कह रहा है, बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए। ये इसमें ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे जो है समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी जो भाषा है उसको सरल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी मान लीजिए ऊपर का क्वेश्चन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब मैं आपको जो है उसको समझाऊँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे आंसर को टिक करके चली जाऊँ, तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर भाषा को आप इजी नहीं बनाएंगे, उनको इजी करके नहीं समझाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। तो सी गलत है तो ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्योंकि यानी कि आज जो सोशल साइंस की आपकी क्लास है जिसमें आप पढ़ाते हैं उसमें अगर आप फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं ना, तो वो एक अच्छा मेथड हो सकता है, इफेक्टिव मेथड हो सकता है। क्यों हो सकता है वो आपको बताना है। यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित करने में, एकमात्र वर्ड आ गया यानी कि ओनली संदर्भ को विकसित करता है, तो आपका गलत हो गया। जब भी ऐसा कहा है ना कि सिर्फ यही सिर्फ एक ही चीज़ को डेवलप करता है ना, तो एक ही, ओनली, केवल, मात्र, तो ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। ये शिक्षण की एक रस्ता को भंग करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यह उन सामाजिक संदर्भों या वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करती है जो उपेक्षित और अनसुनी है। यानी कि ऐसी बहुत से सोशल इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, जो अनहर्ड होती हैं, अनसुनी होती हैं, ठीक है, उनको सामने लाने में हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं, आपको इसमें से सही बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको जो स्टूडेंट हैं उनके मन में कोई विचार आ रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, प्रेरित करना चाहिए। पॉजिटिव है, सही है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहिए, तो ये तो आपका बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ए सही है लेकिन बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यानी कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज टॉपिक है, ठीक है, उसको आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, केस या वृत्त अध्ययन, जिसको हम कहते हैं केस स्टडी मेथड, ठीक है, इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं केस स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे
विचार करते हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए, पहले इसके बारे में पहले हिस्ट्री में क्या सॉल्यूशंस थे, हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आई थी इसके बारे में, है ना। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बाकी अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करती हूँ, पाठ्य पुस्तक सबसे बेस्ट मेथड नहीं हो सकती। यहाँ हमसे सबसे बेस्ट मेथड पूछा है। प्रश्न उत्तर सिर्फ करने से क्या होगा, है ना, कहानी या सिर्फ स्टोरी टेलिंग कर दोगे तो उससे भी क्या होगा। लेकिन केस स्टडी मेथड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंगेज हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग भी करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इंगेज हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है उसका यूज़ आप इस विषय में क्यों करना चाहेंगे, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, या फिर पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर लें, इसके लिए आप ऐसा करेंगे, या फिर विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में हेल्प करना, या फिर विद्यार्थियों की सुनने और पढ़ने की क्षमता का विकास हो पाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं एक साइंटिफिक तरीके से जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे, वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है, ये तरीका बेस्ट है तो क्यों है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड से जो है बच्चों को क्या करता है, हेल्प करता है निकाल पाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। ठीक है, क्रिएटिव क्लास है जिसमें बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ऑब्वियसली वही क्रिएटिव क्लास होती है। ठीक है, तो व्याख्यान देने की, आप लेक्चर देने, लेक्चर मेथड जो है सबसे खराब मेथड होता है। ठीक है, सिर्फ सही जवाब देना मैटर करता है कि रचनावादी कक्षा में नहीं, सिर्फ किताबों से पढ़ना, जब देखिए ओनली वर्ड आ गया सिर्फ यही करना, सिर्फ जवाब देना। ठीक है, लास्ट है आपका विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना। सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया आपका यही होता है कि आप जो है विद्यार्थियों में इंटरेस्ट, उनके अंदर क्यूरोसिटी जगाएं कि आपको ये करना चाहिए, इस चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि जब बच्चे खुद इंटरेस्ट लेंगे तब वो उस चीज़ को जो है ज़्यादा समय तक याद भी रख पाते हैं और उस चीज़ को सीखते भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 2 कथन आपको दे रखे हैं, फिर आपसे कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के लिए कौन सा वैध कथन है। यानी कि इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा वैलिड है। ठीक है, एक वैलिड है, ए वैलिड है, बी वैलिड है, या फिर दोनों वैलिड हैं, या फिर दोनों ही वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि बच्चों को आप कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, है ना, तो उसको मोटिवेट करने के लिए सुझाव ये दिया गया है कि शिक्षक को जहाँ भी संभव हो परिभाषा, यानी जो डेफिनेशंस होती हैं उसको टीच करने से बचना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, हमें जो है डेफिनेशंस जो है बच्चों को नहीं, कॉन्सेप्ट समझाते समय डेफिनेशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से जो उनको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए क्या करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें। ठीक है, इससे हमें पता चल पाएगा कि बच्चे जो है किस स्तर पर सोच पा रहे हैं, बच्चों के जो क्रिएटिव थॉट्स होंगे वो आपके सामने निकल करके आएंगे, है ना। तो ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, देखिए जब भी आपको परिभाषाएं वर्ड दिखाई दे जाए तो वो आपका सही नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप कि इसका आंसर जो है आप सभी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंग बोध यानी कि जो जेंडर फीमेल और मेल जो होता है हमारे यहाँ, ठीक है, एवं व्यवहार के संदर्भ में, यानी कि मेल किस तरीके का व्यवहार करते हैं, फीमेल किस तरीके का व्यवहार करती हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए कौन सा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट यहाँ पर उदाहरण होगा वो आपको बताना है। चुनौती देनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरली क्या कहा जाता है कि लड़कियाँ जो है धीमे हंसती हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा तेज़ नहीं हंसना चाहिए लड़कियों को, लड़के तेज़ हंस सकते हैं। ठीक है, लड़कियों को जो है लड़कियाँ रोती हैं, ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएँ होती हैं जो हमारे समाज ने बना रखी हैं। ऐसा नहीं होता है कि लड़के नहीं रोते हैं, आप खुद सोचिए कि लड़कियाँ जोर से नहीं हंस सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। तो इसको चैलेंज कौन सा इसमें से दे रहा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 की लड़कियां रोती हैं, तो ये तो चैलेंज नहीं दे रहा है। लड़के नहीं रोते हैं, ये भी चैलेंज नहीं दे रहा है। लड़कियां जोर से हंसती हैं, ये आपका क्या कर रहा है, चैलेंज यहीं पर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे व्यवहार को क्या कर रहा है, रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है कि लड़कियां जोर से हंसती हैं। ठीक है, लड़के नटखट होते हैं, तो ये तो आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। आलोचनात्मक चिंतन यानी कि बच्चे जिसमें कुछ सोचते हैं, जिसमें वो कुछ चिंतन का मतलब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग से है, सोचना विचारना। ठीक है, तो ऑप्शन जो कथन ए है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ये हमारा, मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे। तो इसमें बच्चे बोलेंगे कि क्या क्या कारण थे, सोचेंगे उसके बारे में, थिंकिंग करेंगे, तो ये तो सही है आपका। दूसरा क्या कह रहा है, कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में महिलाओं, जो भारतीय महिलाएं थी, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। ठीक है,
तो इसमें भी बच्चे सोचेंगे कि कौन कौन सी बुराइयां थी, बहुत सारे आंसर्स निकल करके आएंगे। तीसरा क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे, तो यहाँ भी बच्चे क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे कि क्या कारण थे, उसके क्या रिजल्ट थे, है ना। बाकी ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, किर्थर और सुलेमान वन किस देश में स्थित हैं, इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध। देखिए इसमें जो है, देखिए ऑप्शन तो आपका ये भी सही रहेगा, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी यहाँ भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उतना नहीं होगा यहाँ पर, ये स्मरण पर आधारित ज़्यादा हो जाएगा, रटने पर ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, किर्थर और सुलेमान वन कहाँ स्थित है, तो आपको जस्ट पता होगा कि इस देश में थे, तो आप उस देश का नाम बता दोगे। यहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़ा नहीं, सोचना पड़ा किस कारण प्रसिद्ध थे, वो तो उसका छोटा सा रीजन होगा, वो आप बता दोगे। तो यहाँ आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए बी सी ये आपके बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है। यात्रा पद्धति का यहाँ मतलब है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट होती है जहाँ हम बच्चों को लेकर के जाते हैं, खुद उनको विजिट करवाते हैं, ठीक है, वो आपकी होती है फील्ड विजिट। वो जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, प्रेक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्वियसली बच्चों को जब हम फील्ड विजिट पर ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व ही तो करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी पत्रादान जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, इसका यूज़ किसके आंकने के लिए होता है। तो 3 आपको कथन दे रखे हैं, आपको बताना है किस किस के लिए होता है। पहला क्या है, विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उसके या उसकी अधिगम के भाग की तरह। तो बिल्कुल सही, पोर्टफोलियो आपको एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, एक लिफाफा जैसा होता है जिसमें आपकी पूरी साल में जो भी आप अचीव करते हैं आपका पूरा डाटा वहाँ पर रहता है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों को, तो ये आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पर। सी क्या कह रहा है, संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को, बिल्कुल सही। अगर कोई कंपटीशन हुआ है आपके कॉलेज में तो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके पोर्टफोलियो में मेंशन की जाती हैं। बाकी मार्क्स वगैरह जो हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। एक विशेष सत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, तो ए और सी सही है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। आरटीई एक्ट के अनुसार आपको बताना है कि किस किस को जो है आपको फॉलो करना चाहिए मूल्यांकन के क्रम को विकसित करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, ठीक है, विद्यार्थियों की समय निष्ठा यानी कि उनकी पंक्चुअलिटी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। तो देखिए आपका 1, 3, सी और डी यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं कहा गया है कि उनकी पंक्चुअलिटी को देखना, ठीक है। तो ए बी डी अगर सही है तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सॉरी ए सी डी अगर सही है तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में कही गई है। सर्वांगीण विकास से यहाँ पर मतलब है उसका पूरा विकास, होल विकास, जिसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, सारे विकास आ जाते हैं, ठीक है। अन्वेषण यानी कि खोज के उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिससे वो कुछ खोज कर पाए, ठीक है, और संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, तो ये भी सही है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ए सी डी आपका सही है। आपका निम्नलिखित में से कौन से सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन यहाँ पे मतलब है CCE, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है इसलिए याद रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट इसके लिए मतलब इसमें से कौन कौन से जो है इसके लिए सुटेबल हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो ये क्या कह रहा है, कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, ठीक है। औपचारिक मतलब जहाँ पर बच्चे को पता होता है, अनौपचारिक में बच्चे को पता नहीं होता कि आप उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना, ठीक है, यानी कि जो लर्नर हैं, छात्र केंद्रित विधियां हैं उनको यूज़ करना, सही है ये तो, है ना। और सी क्या कह रहा है, बार बार कलम पेन और कागज़ परीक्षणों का आयोजन करना, तो ये आपका नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। परियोजना और जांच आधारित विधियों में सहायता करना, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। आप उनके जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो कर रहे हैं, उनकी जांच आधारित विधि जो होती है, मेथड होते हैं, ठीक है। बच्चे जांच में इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे, तो वो जब खुद से वो जांच करेंगे, खुद से वो चीज़ों को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बेटर सीखते हैं, ठीक है। तो ए बी और डी आपका सही है, सी सही नहीं है। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रत्यय अवधारणात्मक समझ, यानी कि वो उनका जो है कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका आकलन करते हैं, वो आपको बताना है। तो ए क्या कह रहा है, संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। अब उन्होंने समझा होगा कि संसाधन क्या होते हैं, तभी ना लिख पाएंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण करना। वित्त कमीशन क्या है, राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा की। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स रहेंगे कि वित्त कमीशन क्या होता है, बच्चों ने रट लिया होगा, और उसके जो फंक्शनल हैं, ठीक है, जो उसके कार्य हैं वो भी उनको पता होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। बाकी वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था, तो यहाँ उनका असेसमेंट, यहाँ पर उनको जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो उसको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बच्चे जो है अलग अलग थॉट्स लिख सकते हैं, ठीक है। सार्वभौमिकता क्या होती है, हर एक बच्चे का यहाँ पर अलग अलग आंसर आ सकता है, ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग आंसर आ सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि बच्चों के कॉन्सेप्ट कितने सही से क्लियर हैं, ठीक है। तो ए सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन समाज विज्ञान वही सोशल साइंस हो गया आपका, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं, वो आपको बताना है कौन सा सबसे बेस्ट है इसमें। तो ये कथन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका, ये शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। कुछ विषय, जब भी कुछ चीज़ों की बात हो, ओनली कुछ चीज़ों की बात हो तो आपका गलत होता है, ठीक है। छात्र स्वतंत्र सोच और कार्य प्रणाली विकसित करते हैं, सही बात। यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, ये भी सही है आपका। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो बी सी डी आपका सही है। बी सी डी आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों और कारण को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना, और देखिए ये थोड़ा सा हिंदी में गलत लिखा हुआ है इसमें, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। जो थीमेटिक अप्रोच होती है ये इसका कहना ये है कथन का, जो थीमेटिक अप्रोच होती है उसके थ्रू जो है हम जो है स्टूडेंट में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों और कारणों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ने के, यहाँ पर हिंदी में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ इसका कहने का क्या मतलब है। तो देखिए इनका कहने का मतलब क्या है, ये जो थीमेटिक अप्रोच होती है वो हमें जो है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो सोशल इशूज़ होते हैं, ठीक है, उनको समझने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और कारण क्या है, थीमेटिक अप्रोच विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और कारण कथन दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए, उन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो कथन ये क्या कह रहा है, जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियां स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं लोकली चीज़ों को उनके अंदर समाविष्ट करती हैं, तो वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल सही बात है। कथन भी क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिल पाती है। सही बात है। जब आप लोकली चीज़ों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब आपकी चीज़ें लोकल से जुड़ी होंगी, तो जो अलग अलग समूहों से आने वाले लोग होंगे वो भी उससे तभी जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कथन और बी आपके दोनों सही हैं, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।